हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPC5 रिसर्च मेथड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन द मेथड्स टू एस्टिमेट रिलायबिलिटी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें रिलायबिलिटी के एस्टिमेशन के अलग अलग मेथड्स समझने हैं। रिलायबिलिटी का मतलब है टेस्ट की कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी, मतलब एक ही टेस्ट बार देने पर लगभग सेम रिजल्ट आना चाहिए। हमें टेस्ट, रीटेस्ट, स्प्लिट हाफ, पैरेलल फॉर्म्स और इंटरनल कंसिस्टेंसी जैसे मेथड्स डिटेल में बताने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। रिसर्च और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में रिलायबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रिलायबिलिटी का मतलब है कि कोई भी टेस्ट कंसिस्टेंट और डिपेंडेबल रिजल्ट्स देता हो। अगर एक टेस्ट सिमिलर कंडीशंस में बार सेम रिजल्ट देता है तो वो रिलायबल माना जाता है। रिलायबिलिटी को मेजर करने के लिए रिसर्चर्स अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं जिससे टेस्ट की क्वालिटी और ट्रस्टवर्दीनेस समझी जा सके। मेन बॉडी। 1. टेस्ट रीटेस्ट मेथड। डेफिनेशन। सेम टेस्ट को सेम लोगों पर 2 अलग टाइम्स पर कंडक्ट किया जाता है। लॉजिक। अगर स्कोर्स ज्यादा चेंज नहीं होते तो टेस्ट रिलायबल है। एग्जाम्पल, जनवरी में एक पर्सनालिटी टेस्ट दिया और फरवरी में वही टेस्ट फिर से दिया। अगर रिजल्ट सेम है तो रिलायबिलिटी हाई है। लिमिटेशंस। पार्टिसिपेंट्स आंसर्स याद रख सकते हैं या टाइम के साथ उनका मूड, कंडीशन चेंज हो सकता है। 2. पैरेलल फॉर्म्स, ऑल्टरनेट फॉर्म्स, रिलायबिलिटी। डेफिनेशन। 2 अलग लेकिन इक्विवेलेंट फॉर्म्स, फॉर्म A और फॉर्म B, बनाई जाती है जो सेम कॉन्स्ट्रक्ट को मेजर करती है। एग्जाम्पल, 2 अलग सेट्स ऑफ मैथ क्वेश्चंस बनाए गए, अगर स्टूडेंट्स दोनों पर सिमिलर परफॉर्म करते हैं तो रिलायबिलिटी हाई है। एडवांटेजेस। मेमोरी इफेक्ट कम होता है। लिमिटेशंस। इक्विवेलेंट फॉर्म्स बनाना मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग है। 3. स्प्लिट हाफ मेथड। डेफिनेशन। टेस्ट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे ओड इवन क्वेश्चंस। फिर दोनों हाफ्स का कोरिलेशन चेक किया जाता है। एग्जाम्पल, 40 आइटम एप्टीट्यूड टेस्ट को 20 आइटम हाफ्स में बांट दिया। अगर दोनों हाफ्स की परफॉर्मेंस सिमिलर है तो रिलायबिलिटी हाई है। टेक्निक। स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला का यूज करके और एक्यूरेट रिजल्ट निकला जाता है। लिमिटेशन। रिलायबिलिटी स्प्लिट करने के तरीके पर डिपेंड करती है। 4. इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड्स। डेफिनेशन। यह मेथड्स चेक करते हैं कि टेस्ट के सारे आइटम्स एक हाई कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहे हैं या नहीं। टाइप्स। क्रोनबाख्स अल्फा। सबसे पॉपुलर मेथड, एवरेज आइटम कोरिलेशन निकलता है। KR2O2 फर्स्ट्स। जब आइटम्स ट्रू, फॉल्स या राइट, रॉन्ग टाइप के हो। एग्जाम्पल, एक डिप्रेशन टेस्ट में अगर सभी 20 आइटम्स डिप्रेशन सिम्टम्स को हाई मेजर कर रहे हैं तो इंटरनल कंसिस्टेंसी हाई होगी। लिमिटेशन। अगर टेस्ट मल्टीपल कॉन्स्ट्रक्ट्स मेजर करता है तो रिलायबिलिटी कम हो सकती है। 5. इंटर-रेटर रिलायबिलिटी, एक्स्ट्रा पॉइंट। डेफिनेशन। जब अलग ऑब्जर्वर्स या रेटर्स एक हाई डाटा को जज करते हैं और उनका एग्रीमेंट मैच होता है तो रिलायबिलिटी हाई होती है। एग्जाम्पल, डू साइकोलॉजिस्ट्स एक पेशेंट का एंजाइटी लेवल रेट करते हैं, अगर दोनों के रेटिंग सिमिलर है तो इंटर-रेटर रिलायबिलिटी हाई है। कंक्लूजन। तो कंक्लूजन ये है कि रिलायबिलिटी एक टेस्ट की कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी को शो करती है। इसको एस्टिमेट करने के लिए अलग मेथड्स यूज होते हैं, टेस्ट, रीटेस्ट, पैरेलल फॉर्म्स, स्प्लिट हाफ, इंटरनल कंसिस्टेंसी और इंटर-रेटर रिलायबिलिटी। एक टेस्ट रिलायबल होगा तो ही उसके रिजल्ट्स पर ट्रस्ट किया जा सकता है। रिलायबल टेस्ट के बिना वैलिड रिसर्च पॉसिबल नहीं है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ केस स्टडी। डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन इट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें पहले केस स्टडी का मतलब और उसकी खासियत बतानी है। उसके बाद हमें सिस्टमैटिकली उन स्टेप्स को एक्सप्लेन करना है जो एक केस स्टडी करते वक्त फॉलो किए जाते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। केस स्टडी एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है जिसमें रिसर्चर एक इंडिविजुअल, ग्रुप, इंस्टीट्यूशन या इवेंट का डिटेल में स्टडी करता है।
ये अन सिचुएशंस को समझने के लिए बेस्ट है जहां नंबर्स से ज्यादा डिस्क्रिप्टिव डाटा चाहिए होता है। साइकोलॉजी में फ्रॉइड और पियाजे जैसे साइकोलॉजिस्ट्स ने केस स्टडीज से बहुत वैल्यूएबल इंसाइट्स दिए हैं। इस आंसर में हम केस स्टडी का नेचर समझेंगे और उसके स्टेप्स को डिटेल में देखेंगे। मेन बॉडी। 1. नेचर ऑफ केस स्टडी। इन डेप्थ एनालिसिस। एक यूनिट को डिटेल में स्टडी किया जाता है। क्वालिटेटिव अप्रोच। डेटा मेनली इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशंस और रिकॉर्ड्स से आता है। एक्सप्लोरेटरी नेचर। नए आइडियाज और हाइपोथेसिस जनरेट करने के लिए यूजफुल है। कंटेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग। केस स्टडी नेचुरल सेटिंग में सब्जेक्ट को समझती है। फ्लेक्सिबिलिटी। रिसर्चर अलग अलग टूल्स यूज कर सकता है जैसे इंटरव्यू, टेस्ट, डॉक्यूमेंट एनालिसिस। सब्जेक्टिविटी एंड डेप्थ। ज्यादा फोकस डिटेल और कॉन्टेक्स्ट पर होता है, नंबर्स पर नहीं। एग्जाम्पल, फ्रॉइड के हिस्टेरिया वाले केस स्टडीज ने अनकॉन्शियस माइंड के कॉन्सेप्ट को पॉपुलर बनाया। 2. स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन अ केस स्टडी। स्टेप 1. आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द केस। डिसाइड करो किसका स्टडी करना है और उसके बाउंड्रीज क्लियर करो। स्टेप 2. फॉर्म्युलेटिंग रिसर्च क्वेश्चंस। रिसर्च को गाइड करने वाले सवाल बनाओ। एग्जाम्पल, एडोलेसेंट्स पर आइसोलेशन का क्या इम्पैक्ट है। स्टेप 3. कलेक्टिंग डेटा। इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, टेस्ट्स, डायरीज, रिकॉर्ड्स सब उस करो। मल्टीपल सोर्सेस से डेटा रिलायबल बनता है। स्टेप 4. ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। डाटा को सिस्टमैटिकली अरेंज करो और थीम्स, पैटर्न्स निकालो। स्टेप 5. इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स। फाइंडिंग्स को थियरीज और लिटरेचर के साथ कनेक्ट करो। स्टेप 6. रिपोर्ट राइटिंग। केस का बैकग्राउंड, मेथड्स, फाइंडिंग्स और कंक्लूजन लिखो। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना जरूरी है। 3. एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, ऑप्शनल एनरिचमेंट। एडवांटेजेस। रिच डिटेल देता है, हाइपोथेसिस बनाने में हेल्पफुल, क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए यूजफुल। लिमिटेशंस। जनरलाइज नहीं किया जा सकता, थोड़ा सब्जेक्टिव होता है, रिसर्चर के इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है। कंक्लूजन। समाप्ति में, केस स्टडी साइकोलॉजी रिसर्च का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो एक पर्सन या ग्रुप का डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग देता है। इसका नेचर डिस्क्रिप्टिव और कंटेक्सचुअल है और इसके स्टेप्स रिसर्च को सिस्टमैटिक बनाते हैं। लिमिटेशंस होने के बावजूद ये क्लिनिकल और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में बहुत वैल्यूएबल है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Explain the relevance and steps of discourse analysis. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 2 चीजें एक्सप्लेन करनी है। पहले, डिस्कोर्स एनालिसिस की रेलेवेंस, यानी ये रिसर्च में क्यों इंपॉर्टेंट है, खासकर साइकोलॉजी और सोशल साइंसेज में। दूसरा, डिस्कोर्स एनालिसिस के स्टेप्स, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस जिसमें रिसर्चर लैंग्वेज और कम्युनिकेशन को एनालाइज करता है। आंसर में कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस और क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कवर करना चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। डिस्कोर्स एनालिसिस एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है जो स्टडी करता है कि लैंग्वेज का उस कैसे होता है कम्युनिकेशन में, चाहे वो बोलने में हो या लिखने में। ये ग्रामर और शब्दों से आगे जाकर मीनिंग, पावर रिलेशंस और सोशल कॉन्टेक्स्ट को समझने में हेल्प करता है। साइकोलॉजी में ये समझने के लिए उस होता है कि लोग अपनी आइडेंटिटी, रिलेशनशिप्स और सोशल रियलिटी को कैसे लैंग्वेज के थ्रू बनाते हैं। मिशेल फुको और नॉर्मन फैक्लफ जैसे थिंकर्स ने इस फील्ड में बहुत योगदान दिया है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और रेलेवेंस ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस। मीनिंग। डिस्कोर्स एनालिसिस का मतलब है स्टडी करना कि लैंग्वेज का इस्तेमाल कैसे होता है सोशल रियलिटी क्रिएट करने के लिए। रेलेवेंस इन साइकोलॉजी। ये बताता है कि लोग अपने बिलीफ्स, इमोशंस और वैल्यूज को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्लाइंट्स के नैरेटिव्स को समझने में हेल्पफुल है। आइडेंटिटी, जेंडर रोल्स, कल्चर और पावर डायनामिक्स को समझने में उस होता है। एग्जाम्पल, अगर हम मीडिया में मेंटल इलनेस के बारे में बात देखते हैं तो हमें समझ आता है कि समाज में उसके प्रति क्या एटीट्यूड है। 2. थियोरेटिकल फाउंडेशंस। सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म। यह आइडिया है कि रियलिटी को हम लैंग्वेज के थ्रू सोशली कंस्ट्रक्ट करते हैं। फुको का योगदान, उन्होंने बताया कि डिस्कोर्स नॉलेज और पावर को शेप करता है। जैसे मैडनेस के डिस्कोर्स ने नॉर्मल और एबनॉर्मल कैटेगरीज बनाए। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, CDA। नॉर्मन फैक्लफ ने CDA डेवलप किया जो लैंग्वेज के थ्रू इनइक्वालिटी और डोमिनेंस को हाईलाइट करता है। ये सब दिखाता है कि डिस्कोर्स एनालिसिस सिर्फ लिंग्विस्टिक नहीं बल्कि सोशल और पॉलिटिकल भी है। 3. स्टेप्स इन कंडक्टिंग डिस्कोर्स एनालिसिस। स्टेप 1.
रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करना। पहला स्टेप है क्लियर रिसर्च क्वेश्चन डिसाइड करना। एग्जाम्पल, एक रिसर्चर पढ़ सकता है कि न्यूज़पेपर क्लाइमेट चेंज के बारे में कैसे लिखता है। स्टेप 2, डेटा कलेक्ट करना। डेटा इंटरव्यूज, कन्वर्सेशंस, मीडिया आर्टिकल्स, एड्स, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स या सोशल मीडिया पोस्ट्स हो सकते हैं। स्टेप 3, ट्रांसक्रिप्शन, अगर स्पोकन डेटा हो। अगर डाटा बोलने का है तो यूज डिटेल में ट्रांसक्राइब किया जाता है, जैसे पॉजेस, टोन और एम्फेसिस। स्टेप 4, पैटर्न्स और थीम्स आइडेंटिफाई करना। डाटा को ध्यान से पढ़कर रिपीटेड वर्ड्स, फ्रेजेस या थीम्स आइडेंटिफाई करते हैं। एग्जाम्पल, पॉलिटिकल स्पीच में बार बार फ्रीडम या सिक्योरिटी शब्द आना। स्टेप 5, सोशल कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रिटेशन। आइडेंटिफाइड थीम्स को ब्रॉडर सोसाइटी और कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में समझा जाता है। एग्जाम्पल, अस वर्सेस देम, लैंग्वेज सोसाइटी में डिविजन्स को दिखाती है। स्टेप 6, थियरी से लिंक करना। पैटर्न्स को सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म या क्रिटिकल थियरी जैसे फ्रेमवर्क से लिंक करते हैं। स्टेप 7, कंक्लूजन ड्रॉ करना। लास्ट स्टेप में रिसर्चर समराइज करता है कि लैंग्वेज मीनिंग और पावर को कैसे शेप करती है। 4, एप्लीकेशंस ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस। साइकोलॉजी, थेरेपी सेशंस में क्लाइंट्स के नैरेटिव्स को समझने में हेल्प करता है। एजुकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन और टीचिंग मेथड्स का एनालिसिस। मीडिया स्टडीज, न्यूज फ्रेमिंग और पब्लिक ओपिनियन को समझने में। पॉलिटिक्स, लीडर्स के स्पीचीज और प्रोपेगेंडा का एनालिसिस। कंक्लूजन, अंत में डिस्कोर्स एनालिसिस एक पावरफुल टूल है जो लैंग्वेज के सरफेस मीनिंग से आगे जाकर डीपर सोशल और साइकोलॉजिकल रियलिटीज को समझने में हेल्प करता है। ये दिखाता है कि कम्युनिकेशन कैसे नॉलेज, आइडेंटिटी और पावर को कंस्ट्रक्ट करता है। सिस्टमैटिक स्टेप्स फॉलो करके रिसर्चर ह्यूमन इंटरैक्शन को बेटर समझ सकता है। इस तरह डिस्कोर्स एनालिसिस रिसर्च में एक मेथड भी है और एक पर्सपेक्टिव भी। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। क्वेश्चन 8, डिस्कस द कंटेंट्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें रिसर्च रिपोर्ट के कंटेंट्स यानी उसके अलग अलग पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है। रिसर्च रिपोर्ट एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होती है जिसमें रिसर्च का पूरा प्रोसेस, फाइंडिंग्स और इंटरप्रिटेशन लिखा जाता है। आंसर में हमें इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथडोलॉजी, रिजल्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन और रेफरेंसेस जैसे पार्ट्स को डिटेल में समझना है। आंसर, इंट्रोडक्शन। रिसर्च रिपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसेस और रिजल्ट्स को सिस्टमैटिकली प्रेजेंट करता है। ये एक ऑफिशियल तरीका है जिससे रिसर्चर अपना काम दूसरों तक पहुंचता है। जैसे केरलिगर कहते हैं, रिसर्च का असली वैल्यू तभी है जब यूज कम्युनिकेट किया जाए। इसीलिए एक अच्छी रिसर्च रिपोर्ट सिंपल, क्लियर और लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड होती है ताकि रीडर्स को समझने में आसानी हो। मेन बॉडी। 1, प्रीलिमिनरी सेक्शन। टाइटल पेज। रिसर्च का टाइटल, रिसर्चर का नाम, इंस्टीट्यूशन और डेट लिखा होता है। टाइटल छोटा और मीनिंगफुल होना चाहिए। एक्नॉलेजमेंट्स। यहाँ रिसर्चर उन लोगों को थैंक्स करता है जो हेल्प करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स। रिपोर्ट के चैप्टर्स और पेज नंबर्स का लिस्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटिव समरी। पूरी रिसर्च का शॉर्ट समरी, प्रॉब्लम, मेथड, मेन रिजल्ट्स और कंक्लूजन। ये एक क्विक ओवरव्यू देता है। 2, इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू। इंट्रोडक्शन। रिसर्च प्रॉब्लम, उसका बैकग्राउंड और ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लेन किए जाते हैं। मतलब स्टडी क्यों जरूरी है और क्या गैप फिल करेगी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट। रिसर्च इशू को क्लियरली डिफाइन करना। रिव्यू ऑफ लिटरेचर। पहले की स्टडीज का समरी जिससे पता चले कि क्या काम हो चुका है और क्या बचा है। हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चंस। स्टडी को गाइड करने वाले सवाल या असम्पशंस। 3, मेथडोलॉजी सेक्शन। इस पार्ट में लिखा होता है कि रिसर्च कैसे की गई। रिसर्च डिजाइन। अप्रोच क्या है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव या एक्सपेरिमेंटल। सैंपल और सैम्पलिंग मेथड। पार्टिसिपेंट्स कौन थे और उन्हें कैसे सिलेक्ट किया गया। टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। डेटा कलेक्ट करने के लिए क्वेश्चनर, इंटरव्यू, टेस्ट यूज किया गया। प्रोसीजर। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस लिखा होता है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। डाटा को एनालाइज करने के लिए कौन से मेथड्स यूज किए गए। 4, रिजल्ट्स और डिस्कशन। रिजल्ट्स। फाइंडिंग्स को टेबल्स, ग्राफ्स और चार्ट्स के थ्रू प्रेजेंट करना। यहाँ सिर्फ डाटा होता है, इंटरप्रिटेशन नहीं। डिस्कशन। यहाँ रिजल्ट्स को इंटरप्रेट किया जाता है और लिटरेचर से कनेक्ट किया जाता है। मतलब रिजल्ट्स क्यों आए और उनका क्या सिग्निफिकेंस है। एग्जाम्पल,
अगर स्टडी में स्ट्रेस और एकेडमिक परफॉर्मेंस का स्ट्रॉन्ग रिलेशन मिलता है तो डिस्कशन में साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी जाती है। 5. कंक्लूजन और रिकमेंडेशंस। कंक्लूजन स्टडी का ओवरऑल समरी, ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए या नहीं, ये बताता है। रिकमेंडेशंस प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और फ्यूचर रिसर्च के लिए सजेशंस। एग्जाम्पल, अगर स्टडी टीचिंग मेथड्स पर है तो रिकमेंडेशन हो सकती है कि इंटरैक्टिव लर्निंग अडॉप्ट करें। 6. एंड सेक्शन रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी, जो सोर्सेज यूज किए गए उनकी लिस्ट प्रॉपर फॉर्मेट में। अपेंडिसेस एक्स्ट्रा मटेरियल जैसे क्वेश्चनर्स, रॉ डेटा या स्टैटिस्टिकल टेबल्स जो में टेक्स्ट में फिट नहीं होते। कंक्लूजन आखिर में, रिसर्च रिपोर्ट एक स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट है जो रिसर्च का पूरा जर्नी और उसके रिजल्ट्स को सिस्टमैटिकली प्रेजेंट करता है। हर सेक्शन की अपनी इंपॉर्टेंस होती है और एक अच्छी रिपोर्ट फाइंडिंग्स को क्लियर और क्रेडिबल बनाती है। ये नॉलेज को शेयर करती है और फ्यूचर स्टडीज के लिए डायरेक्शन भी देती है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।